तो पावर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहले तो थोड़ा सा जैसे हमने मशीन पढ़ा था, तो हमने क्या किया था, पहले एक बैकग्राउंड सेट किया था बेसिकली। ठीक है, तो कुछ वैसा ही यहाँ पे भी कोशिश रहेगी कि आपका पहले क्या किया जाए, थोड़ा सा इंटरेस्ट लाया जाए। ठीक है, इंटरेस्ट इन द सेंस कि पढ़ रहे हैं तो मतलब थोड़ा सा एक इमेजिनेशन बनाया जाए, क्योंकि विदाउट इमेजिनेशन आप क्या करोगे, काइंड ऑफ वो रट रहे हो। तो उसके लिए देखो, जो चीजें आप नॉर्मली जैसे देखो, अगर सारे सब्जेक्ट में बात करी जाए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट में, कि किस सब्जेक्ट से आप मैक्सिमम डेली लाइफ में कांटेक्ट करते हो या फिर अवेयर रहते हो, तो दैट इज द पावर सिस्टम। एग्री करते हो सब लोग? समझो नहीं? जो चीज आप मैक्सिमम देख सकते हो, जैसे कि अब जैसे आपने मशीन मशीन तो नहीं देखा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। ट्रांसफार्मर, चलो ट्रांसफार्मर देखा, अल्टरनेटर अब वो तो पावर प्लांट में मिलने वाला है। ठीक है, बट और क्या बोलते हैं, मेजरमेंट सारी कैलकुलेशन, नेटवर्क सारी कैलकुलेशन, तो अगर प्रैक्टिकली बात करी जाए ना, तो मतलब सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में भी ये हो जाता है आपका। ठीक है, पावर सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये जो पावर सिस्टम है, मेन सब्जेक्ट तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का यही है, देखा जाए तो। समझ लो, मेन सब्जेक्ट जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का होता है एक्चुअली यही है। क्या? कि पावर जनरेट करना और कंज्यूमर के पास बेसिकली पहुंचाना। ठीक है, इन अ प्रोटेक्टिव मैनर, ऐसा नहीं कि कैसे भी पहुंचाने का मतलब पहुंचाना ही होता, इन अ प्रोटेक्टिव मैनर। तो देखो, जो सबसे पहला कंपोनेंट है, ठीक है, पावर सिस्टम हम बेसिकली क्या किस किस चीज से हम डील करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे जो सबसे पहला कंपोनेंट है, तो सबसे पहले आप करोगे क्या, सबसे पहले आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करोगे बेसिकली। ठीक है, अब जनरेशन के लिए हमें पता है क्या होता है, पावर प्लांट्स होते हैं। जनरेशन के लिए क्या होता है, पावर प्लांट्स होते हैं। एक बार थोड़ा सा लेआउट देखते हैं, फिर एक एक को थोड़ा सा डील करते हैं। देखो, आज जो ये फर्स्ट लेक्चर है पावर सिस्टम का, इसमें आपके लिए मैं पूरा एक पावर सिस्टम का आपका काइंड ऑफ ट्रेवल करा दूंगा। ठीक है, पूरा चैप्टर के बन जाएगा, और आप जब भी मैं किसी टॉपिक पे जाऊंगा तो आपका एक अच्छा सा इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, मेरी कोशिश वही है बेसिकली, कि पहले मैं आपका पूरा एक तरीके से अवेयर करा दूं पूरे सिलेबस के साथ से। ठीक है, ओके। तो जैसे देखो, सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है क्या होता है, जनरेटिंग स्टेशन। क्यों? क्योंकि जब जनरेशन करेंगे तभी तो पहुंचाएंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया हमने इसकी हेल्प से क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया। जनरेट करने के बाद क्या किया, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर स्टेप अप करके हमने ट्रांसमिशन लाइन को दिया। स्टेप अप क्यों करते हैं, क्या जरूरत पड़ेगी, सारा कुछ डील करेंगे, सारा कुछ डील करेंगे, एक एक पॉइंट को डील करेंगे अभी। ठीक है, सबसे पहले जनरेटिंग स्टेशन लिया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराई, उसके बाद फिर हमने ट्रांसफार्मर लिया, स्टेप अप कराया विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। अब ये जो ट्रांसमिशन लाइन हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है। फिर हम ट्रांसमिशन सब स्टेशन पे आए, फिर यहाँ से आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आया, और देन हमारे पास जो भी रेजिडेंशियल एरिया है या फिर इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पे जा रहा है। ठीक है, तो एक एक को हम सबको एक एक को डील करते हैं। देखो, अगर मेन कंपोनेंट की अगर बात करी जाए, कोई जैसे सिंपल क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द पावर सिस्टम, तो आप क्या बोलोगे, फर्स्ट वन इज जनरेटिंग सिस्टम, सिंपल सी बात है। उसके बाद चलो पावर ट्रांसफार्मर ले लो, फर्स्ट वन इज व्हाट, जनरेटिंग स्टेशन, सेकंड वन इज व्हाट, पावर ट्रांसफार्मर, देन ट्रांसमिशन लाइन। अब ट्रांसमिशन लाइन में टावर ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो गया आपका, जो भी चलो टावर लेना है टावर ले लो। ठीक है, देन हमारा क्या हो जाता है, जो कंडक्टर्स होते हैं वो हो जाते हैं। देन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगेन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया। ठीक, देन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे हम कंज्यूमर को इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा रहे होते हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक को थोड़ा सा ब्राइटली, मतलब देखो, एक तो चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, जैसे देखो होता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि चलो ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, कितने तरीके हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के। तो नॉर्मली जो आप जानते हो क्या होता है, एक देखो, थर्मल पावर प्लांट,
थर्मल पावर प्लांट मतलब वो आपका जिसमें हम हीट क्रिएट करते हैं बेसिकली, थर्मल प्लांट या फिर हीट प्लांट जो भी बोलो आप, ठीक है। तो इसमें इससे मैक्सिमम एनर्जी जनरेट होती है, जान लेना, ठीक है। अब देखो ये जो ये क्या दिया हुआ है आपको दिख रहा है, दीज आर द परसेंटेज, दीज आर द परसेंटेज, मतलब इन इंडिया हम विद द हेल्प ऑफ थर्मल प्लांट हम कितनी एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। तो आप जैसा कि देख पा रहे हो कि मैक्सिमम किससे जनरेट कर रहे हैं राइट नाउ, थर्मल प्लांट से, ठीक है। राइट नाउ हम किससे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, थर्मल प्लांट से, ठीक। उसके बाद जो हमारा, अच्छा किसी को लग रहा होगा सर ये पुराना डाटा है, तो नहीं ऐसा नहीं है, ये लेटेस्ट डाटा लिया गया है, ठीक है, एकदम लेटेस्ट डाटा है। दिस इज व्हाट दिसंबर 31 एंड 2020, ठीक है, अभी जो लेटेस्ट डाटा है उसको उठाया मैंने ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा अगर टोटल जनरेशन की बात करें इंडिया में तो कितना हो रहा है देखो, 375,322.74 मेगावाट, ठीक है। अगर इसी में कोई गीगावाट पूछ रहा है तो आप सिंपली क्या करो, 375.32 के अप्रॉक्स गीगावाट, समझ रहे हो। अगर कोई गीगावाट में पूछ रहा है तो इतना है, अगर कोई मेगावाट में पूछ रहा है तो इतना है, सिंपल सी बात है। दिस इज व्हाट टोटल जनरेशन। अब टोटल जनरेशन का हमारा जो थर्मल प्लांट करता है वो कितना करता है, 61.70, ठीक। अच्छा थर्मल प्लांट में भी कई क्या क्या एज अ फ्यूल क्या क्या यूज करते हैं, एक तो कोल होता है, एक तो लिग्नाइट होता है, गैस एंड अनदर इज डीजल, ठीक है। उसमें भी अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा हम किससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा रहे हैं, तो दैट इज कोल, विद द हेल्प ऑफ कोल, ठीक है। देन लिग्नाइट, देन गैस, देन डीजल, एक एक मतलब यहाँ पे जब हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर तो जनरेटिंग स्टेशन का, तो पूरा थर्मल पावर प्लांट का एक एक पोर्शन, एक एक पार्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे, मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आ जाता है आपका, हाइड्रो प्लांट, ठीक है। हाइड्रो प्लांट से कितनी एनर्जी जनरेट हो रही है राइट नाउ इन इंडिया, 12.20% ऑफ होल पावर, ठीक है। उसके बाद देन रिन्यूएबल सोर्सेज, मतलब जो भी अभी देखो रिन्यूएबल पे ज्यादा ध्यान दिए जा रहे हैं, लाइक सोर्सेज हो गए, सॉरी सोलर एनर्जी होगी, उसके बाद आपके विंड टरबाइन हो गए, ठीक है, जितने भी हैं तो वो क्या हो गया अभी थोड़ा सा ज्यादा लिया भी जा रहा है और जरूरी भी है, क्योंकि जो मॉडर्न टाइम आने वाला है उसमें जो हमारे पास कोल का जो कैपेसिटी थी हमारे इंडिया में वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है बेसिकली, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है एक लिमिट पे आके क्या हो जाएगा, काइंड ऑफ हमें लैग होने लगेगी, ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें इस सब बातों का थोड़ा सा केयर भी करना पड़ेगा एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कि जो रिन्यूएबल सोर्सेज है क्योंकि वो तो खत्म होने नहीं, जो सन की लाइट है वो तो खत्म होनी नहीं है, ठीक है। तो उस पर थोड़ा सा फोकस भी करना भी चाहिए, ठीक है। यही 10 साल पहले बहुत कम था बट अभी इसका परसेंटेज बढ़ रहा है जो अच्छा भी है, ठीक है। अच्छा न्यूक्लियर प्लांट से कितना पावर जनरेशन होता है, तो दैट इज ओनली 1.81%, ठीक है। तो दिस इज द रफ आइडिया किसके बारे में, सिंपली की जनरेटिंग स्टेशन, जनरेटिंग स्टेशन क्या था, जहां से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराते हैं। अच्छा एक सिंपल सा क्वेश्चन बताना कि जो जनरेशन होता है, जो जनरेशन का वोल्टेज होता है उसकी रेंज क्या होती है, एनीवन, जनरेटिंग स्टेशन पे जो वोल्टेज डेवलप करा रहे हो आप वो कितना कराते हो, एक रफ आइडिया, 11 to 25 kV, ओके। हाँ देखो जो मैक्सिमम केसेज हैं, मैक्सिमम इंडिया में भी जो मैक्सिमम केसेज हैं दैट इज 11 kV, ठीक है। बट हाँ मैक्सिमम जो करा सकते हैं दैट इज 25 kV, दैट इज 25 kV, ठीक है। अच्छा ऐसा नहीं कि 11 से कम नहीं करा सकते, 11 से कम भी करा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि 11 से कम नहीं करा सकते, हाँ बट ये है जो कि मेजोरिटी हमारी जनरेटिंग स्टेशन है वहां पे तो हम कोशिश करते हैं कि 11 kV का हम एटलीस्ट वोल्टेज वहां से जनरेट कर पाए। मतलब जनरेशन का मतलब क्या, देखो नॉर्मली तो क्या होता है जो रेटिंग होती है दैट इज पावर, पावर क्या होता है कि जैसे कि सिंपली एस इक्वल टू व्हाट, V इंटू ए,
समझ रहे हो ना? तो जो मेन फैक्टर होता है डिफाइन करने का किसी जनरेटिंग स्टेशन को, दैट इज बेसिकली VA। समझ रहे हो? मतलब अपरेंट पावर, टोटल पावर। बट अगर आपसे सिंपली पूछा जा रहा है कि वोल्टेज कितना है, करंट क्या है, तो मतलब एक तरीके से वोल्टेज अगर कोई स्पेसिफाई कर रहा है कि नहीं है, मतलब चलो ठीक है आप तो पावर जनरेट करा रहे हो, बट पावर इज अ प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, तो वो जो वोल्टेज होता है वो कितना हम जनरेट कराते होंगे, ठीक है? क्योंकि नॉर्मली हमें हमें लगता है कि हाई पावर है तो क्या पता हम वोल्टेज भी 200-400 केवी करा रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है, ठीक है? इतना हम हाई वोल्टेज जनरेट नहीं करा सकते, ठीक है? बहुत से प्रॉब्लम्स आएंगे, उसमें से सबसे जो मेन प्रॉब्लम है दैट इज इंसुलेशन प्रॉब्लम, दैट इज द इंसुलेशन प्रॉब्लम, ठीक है? ओके। अब इसके बाद जो सेकेंड स्टेप पे चलते हैं, यहां तक एक रफ सा स्ट्रक्चर आपको जनरेटिंग स्टेशन के बारे में पता चल गया, बताओ, ठीक है? बाकी डिटेल में देखो, एक एक चैप्टर लेके हम बहुत डिटेल में जाएंगे, टेंशन मत लो। थर्मल को अलग लेंगे, हाइड्रो को अलग लेंगे, और रिन्यूएबल से तो मतलब एक ऊपर ऊपर से आइडिया लेंगे, एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट। सबका स्ट्रक्चर वाइज एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो। सारे डायग्राम के साथ दिखाऊंगा। अगर आप तक अभी तक कैप्लन, फ्रांसिस, ये सब टरबाइन का तुमने नहीं देखा हुआ है, तो वो सारी चीजें तुम्हारे सामने यहीं पे शो करूंगा, ताकि तुम्हारे माइंड में आप रटो ना, सारी चीजों का एक पिक्चर बन जाए, ठीक है? मेरी कोशिश वो पूरी रहेगी, ठीक? तो जब हमें स्टार्ट करेंगे, फिलहाल तो आज पहले समझो जो हमारा पावर सिस्टम है वो है क्या, बेसिकली स्ट्रक्चर। चलो अब आते हैं सेकेंड स्टेप पे। दिस इज द जनरेटिंग स्टेशन। चलो हमने बता दिया कि कितने कितने तरीके होते हैं और कौन कौन से पावर प्लांट्स होते हैं, वहां से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा लेंगे, ठीक है? हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा लिया। अब जो पावर है वहां पे तो चलो जितना भी पावर हो गया, अब वहां से आप गए तो आपका जो वोल्टेज था, वोल्टेज क्या था आपका? चलो एक मतलब रफ केस ले रहे हैं, काइंड ऑफ की जो मैक्सिमम केसेस होता है दैट इज 11 केवी, ठीक है? दैट इज 11 केवी। अब एक बात बताओ, जैसे आपको भी पता है, ऐसा तो है नहीं कि जहां पे हमने जनरेटिंग स्टेशन, जो जनरेटिंग स्टेशन है उससे थोड़ा, जब भी कंज्यूमर रहेगा क्या रहेगा, काफी दूर में रहने वाला है। ऐसा तो नहीं कि घर में पास ले लोगे, जहां जनरेटिंग स्टेशन हो रहा है चलो वहीं पे घर बनाते हैं, ऐसा तो नहीं करोगे ना। काइंड ऑफ वहां पे ढेर सारे डेंजर, मतलब खतरे भी होते हैं काइंड ऑफ, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी कंज्यूमर रहेगा कहाँ रहेगा, थोड़ा सा दूर ही रहने वाला है। तो अब दूर रहेगा तो मतलब हमें उसको भेजना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है? भेजने के लिए एग्री हो गए। अब अगर आप मान लीजिए पावर भेजना स्टार्ट किए, ठीक है? तो आपने सबसे पहली जो प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम क्या आई, सबसे पहली जो प्रॉब्लम आ रही थी वो क्या था कि देखो हाँ, जो सबसे पहली प्रॉब्लम आई वो क्या था कि चलो ठीक है, पावर हाई पावर था, V इंटू आई, ठीक है? अगर वोल्टेज जो हमारा जनरेशन हुआ वो तो 11 केवी है, तो जो करंट की वैल्यू थी क्या थी, बहुत ज्यादा थी, ठीक है? करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। और अगर एक सिंपल सा, आपको इतना तो सबको आइडिया होता है कि जो कॉपर लॉस होता है वो क्या होता है, आई स्क्वायर आर। जो कॉपर लॉस होता है वो क्या होता है, आई स्क्वायर आर। तो अब पावर की वैल्यू तो ज्यादा थी, और आपका जो जनरेटेड वोल्टेज था वो था कितना, 11 केवी, ठीक है? तो जनरेटेड वोल्टेज 11 केवी, पावर की वैल्यू इतनी ज्यादा, इसका मतलब करंट की वैल्यू बहुत हाई होने वाली है, ठीक है? तो करंट की वैल्यू कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक? अब करंट की वैल्यू अगर आप करंट की वैल्यू क्या करना चाहोगे, रिड्यूस करना चाहोगे। क्यों रिड्यूस करना चाहोगे? क्योंकि आपको क्या करना है, कॉपर लॉस घटाना है, ठीक? अब अच्छा, क्या करंट तो रिड्यूस करेंगे, अगर सिंपली अगर हम करंट रिड्यूस करने की सोचेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, पावर भी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, पावर भी रिड्यूस हो जाएगा। बट हम पावर रिड्यूस नहीं करना चाहते, हम क्या करना चाहते हैं, बेसिकली करंट रिड्यूस करना चाहते हैं। तो अब ऐसे सिस्टम में हमें क्या करना पड़ेगा, हेल्प लेनी पड़ेगी किसकी, ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर क्यों, क्योंकि ट्रांसफार्मर होता करता क्या है, वो तो दैट इज द कांस्टेंट पावर डिवाइस, मतलब पावर आप प्राइमरी का ले लो चाहे सेकेंडरी का ले लो, दोनों का पावर सेम है। हाँ, जिधर का वोल्टेज ज्यादा करोगे उधर का करंट कम होगा, जिधर का करंट ज्यादा करोगे उधर का
वोल्टेज कम होगा। ठीक है, ओके। तो अभी हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमें वोल्टेज को क्या करना है, जल्दी बताओ, हमें वोल्टेज को क्या करना है, अभी हमें वोल्टेज को क्या करना है, हाई करना है। क्यों? क्योंकि करंट की वैल्यू क्या करनी है, कम करनी है। वोल्टेज की वैल्यू हाई करेंगे तभी तो क्या होगा, कॉपर लॉस रिड्यूस होएगा। ठीक है, तो वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा करनी है तो 100% कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, ये सारी डिस्कशन हो चुकी है मशीन के क्लासेज में। कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करने वाले हैं, जल्दी बताओ यार, कौन सा ट्रांसफार्मर होने वाला है यहाँ पे, पावर ट्रांसफार्मर तो होगा। पावर ट्रांसफार्मर के अलावा स्टेप अप या स्टेप डाउन, पावर ट्रांसफार्मर के अलावा स्टेप अप या स्टेप डाउन, तो स्टेप अप। स्टेप अप क्यों, क्योंकि हमें वोल्टेज को, वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा करनी है। ठीक है, ओके, चलो ठीक है वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा करनी थी, हमने क्या किया, स्टेप अप पावर ट्रांसफार्मर यूज कर लिया। तो अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पावर ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है, एक रफ सा आइडिया दे रहा हूं मैं, क्या होता है पावर ट्रांसफार्मर। तो देखो उसका मेन फंक्शन क्या था, अगर कोई बोले कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ पावर ट्रांसफार्मर, उसे हम ला ही क्यों रहे हैं, तो मेन रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्योंकि हमें पता था कि अगर हम करंट ज्यादा रखेंगे तो कॉपर लॉस होगा, और काफी दूर तक ले जाना, हमें लाइट को ट्रांसमिट काफी दूर तक करना है, तो हमें कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, उस करंट की वैल्यू कम करनी पड़ेगी। बट करंट वैल्यू कम कर रहे थे तो पावर की वैल्यू की रिड्यूस हो रही थी। तो उस इन सब दोनों प्रॉब्लम से दोनों प्रॉब्लम का एक साथ जो सोल्यूशन दे सकता था दैट इज पावर ट्रांसफार्मर। क्यों? क्योंकि वो पावर को कांस्टेंट भी रखता और वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है, करंट को कम भी कर सकता है, वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है। फॉर दैट पर्पज वी हैव यूज्ड स्टेप अप पावर ट्रांसफार्मर। ठीक, ओके। तो यहाँ पे एक एक पॉइंट को देखते हैं क्या है। तो सिंपल सी बात है, जो पावर ट्रांसफार्मर होता है किसके लिए यूज किया जाता है, यूज फॉर हाई वोल्टेज। अब अच्छा, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो पावर ट्रांसफार्मर होता है उसकी रेटिंग इसमें से कौन सी नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं जेई में कि ऐसे आपको ऑप्शन दे देगा कि इसमें से कौन सी मतलब कि पावर रेटिंग नहीं हो सकते, सॉरी ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज नहीं हो सकते। ठीक है, तो आप याद कर लो कौन कौन से हो सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है आपको याद ही हो जाना। ठीक है, अच्छा, अब देखो अगर ये सारी बातें, अच्छा जो भी मैक्स अभी वोल्टेज की बातें कर रहा हूं मैं, दिस इज अबाउट एच बी ए सी या एच बी डी सी, दिस इज अबाउट एच बी ए सी या एच बी डी सी, बोलो एच बी ए सी या एच बी डी सी, एच बी ए सी। ठीक है, एच बी ए सी। अच्छा, फॉर हाई distance, for high distance which power transmission line is suitable, HVAC HVDC for high distance, मतलब very large distance, for very large distance HVDC। ठीक है, तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, पता है। अब यहाँ पे आ जाओ, अगेन क्या है कि एक वोल्टेज है तुम्हारा 765, 400 kV, 220 kV, 110, 66 kV and 33 kV, these are the basically what पावर ट्रांसमिशन वोल्टेज ऑल्सो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब हम ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं तो ट्रांसमिशन में भी वही वोल्टेज जाने वाले हैं, सिंपल सी बात है। सर रेटिंग 765 क्यों रह गई, क्या बोल रहे हो, रख सकते थे 750, हाँ इस पे डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो, इस पे डिस्कस करेंगे। ओके, अभी देखो 765, 400 kV, 220, 110 एंड 66 एंड 33 kV। अच्छा, यहाँ पे ये जो वोल्टेज है ये सिर्फ अभी इंडिया में एक जगह है, तो उसका प्लेस का नाम शायद दरौला है जो कि मेरठ में पड़ता है। ठीक है, इंडिया में एक ही जगह है, नहीं तो नॉर्मली जो आपका यूज किया जाता है दैट इज 220, सॉरी 400 kV, मैक्सिमम प्लेसेस पे यही यूज किया जाता है। ठीक है, और अच्छा किसी को आइडिया है कि एचबीडीसी में मैक्स अभी इंडिया में कितना हो चुका है मैक्सिमम, एनीवन? तो देखो मैक्सिमम जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है दैट इज 600 kV,
दैट इज 600 kV, जो मैक्सिमम इंडिया में HVDC है, इतना चल रहा है। ठीक है, एक अंडर कंस्ट्रक्शन है एमपी में, वो 1260 या 1240 kV के आसपास का है। ठीक है, वो अभी 1 किलोमीटर फैला के देखा जा रहा है, टेस्टिंग वेस्टिंग करी जा रही है। तो अगर वो सही हो गया तो हमारा 765 से आगे बढ़ के 1200 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इतना तो कोई तुमसे मतलब फॉर जनरल नॉलेज, और तो ज्यादा नहीं। ओके, अब जो पावर रेटिंग होती है, जो भी पावर ट्रांसफार्मर है जिनकी पावर रेटिंग होती है वो कितनी होती है, अबव देन 200 MVA। ठीक है, अब 200 MVA 300 MVA कुछ भी हो सकता है, अबव देन 200। अच्छा, इसके बारे में पहले मशीन में भी हमने बात कर लिया था कि जो पावर ट्रांसफार्मर डिजाइन किया जाता है किसके लिए डिजाइन किया जाता है, मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए। याद है, अभी कल ही डिस्कशन हो रहा था, मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए डिजाइन किया जाता है। कब, एट अ फुल लोड, एट अ फुल लोड। डिस्ट्रीब्यूशन भी डिजाइन किया जाता है, बट किस समय मैक्सिमम इफिशियंसी देगा, जब आप डिजाइन करोगे आई थिंक 50 to 70% की लोडिंग पे। ठीक, ओके। देन आपका क्या है, पावर ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा सा और आइडिया, लार्जर इन साइज एंड ऑपरेट एट फुल लोड, लार्जर इन साइज एंड ऑपरेट एट फुल लोड। उसके बाद क्या है, डिजाइन टू हैव मिनिमम कॉपर लॉस, डिजाइन टू हैव मिनिमम कॉपर लॉस, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है करंट की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, पावर ट्रांसफार्मर है तो करंट की वैल्यू अच्छी खासी है, तो इसलिए हम कोशिश क्या करेंगे कि जो कॉपर लॉस हो वो मिनिमम हो। दिस इज द व्हाट सेकेंड कंपोनेंट ऑफ आवर पावर सिस्टम, जिसके बारे में थोड़ा सा हमने रफ आइडिया लिया। सबसे पहले जनरेटिंग स्टेशन, देन पावर ट्रांसफार्मर। ओके, अब जरा तुम मुझे इसके बारे में बताओ, ट्रांसमिशन लाइन के बारे में। तो ट्रांसमिशन लाइन को पता है कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, जल्दी बताओ। पावर ट्रांसमिशन को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया, 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। ठीक है, ओके। तो अब इन तीनों का एक रफ, एक थोड़ा सा वो देख लेता हूं, मैं दिखा देता हूं आपको एक बेसिक सा स्ट्रक्चर। ओके, ये आपके सामने तीनों को कंपेयर के साथ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आ जाते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन पे, सबसे पहले शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन पे। तो जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होता है किसके लिए यूज होता है, लेस देन 80 किलोमीटर, लेस देन 80 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद अगर मीडियम की बात करें तो कितने के लिए यूज होता है, बिटवीन 80 किलोमीटर टू 200 किलोमीटर। अच्छा हाँ, एक बात खास बात ध्यान रखना, ये जो लेंथ है ये सिर्फ और सिर्फ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए है, मतलब पावर फ्रीक्वेंसी के लिए है। पावर फ्रीक्वेंसी मतलब ये हमारा जो भी पावर सिस्टम, मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी हाई हाई पावर को ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसलिए उसको पावर फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। ठीक है, ये मत समझ लेना कि पावर फ्रीक्वेंसी मतलब कम्युनिकेशन वाला 1000 मेगा हर्ट्ज गीगा हर्ट्ज, ये सब नहीं होता। ओके, तो क्या था, डिस्टेंस कितना था, 80 से कम। इसमें डिस्टेंस कितना है, 80 to 200। और अगर लॉन्ग ट्रांसमिशन में बात करो आप, वैसे तीनों एक साथ विजिबल है आप लोग को, तीनों एक साथ विजिबल है, दिख रहा है आपको, ठीक है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो क्या था कि इसका जो डिस्टेंस है दैट इज ग्रेटर देन 200 किलोमीटर, एंड इसका जो डिस्टेंस है, मतलब अगर आपको पावर ट्रांसमिट करना है 200 किलोमीटर से दूर, तो आप कौन सा ट्रांसमिशन लाइन यूज कर रहे हो, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। अब देखो लॉन्ग ट्रांसमिशन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ऐसा नहीं है कि बहुत डिफरेंस होता है। हाँ, कुछ परफॉर्मेंस में डिफरेंसेस आ जाते हैं। जैसे हमारे अगर देखा जाए, हमारे पावर सिस्टम में टोटल 4 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और एक इसको क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड कंडक्टेंस। तो ऑब्वियस सी बात है यार, अब यहाँ पे जब आप किसी करंट में या किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करा रहे हो तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा तो कॉपर लॉस तो होएगा ही। ठीक है, तो आई स्क्वायर आर है। ठीक, तो ये तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये कंपोनेंट हम खुद हम वहां पे लगाते हैं या फिर ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, काइंड ऑफ, ये जो भी है
ये क्या हम लगाते हैं क्या? ये तो खुद ब खुद आ जाता है। आइडियली हम क्या चाहेंगे, आइडियली क्या चाहेंगे कि ये सारे की वैल्यू ना हो, मतलब काइंड ऑफ जीरो हो। आइडियली तो हम यही चाहेंगे ना, ना तो सिस्टम में आर हो, ना तो इंडक्टेंस हो, ना तो कैपेसिटेंस हो, ना तो आपका कंडक्टेंस हो। ठीक है, तो देखो जैसे, अच्छा चलो इसके बारे में थोड़ा सा तुम्हें बता देते हैं, फिर आते हैं इन चारों टर्म के बारे में बता देते हैं। ठीक है, तो पहला टर्म क्या था? रेजिस्टेंस, देन दूसरा इंडक्टेंस, थर्ड वन कैपेसिटेंस, फोर्थ वन व्हाट? कंडक्टेंस। ठीक, ओके। अब देखो, अब अगर एक कंडक्टर है, सिंपल सा है कि अगर कोई भी कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो उसमें उसका कुछ ना कुछ क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। और उसमें से अगर आप करंट फ्लो करा रहे हो तो काइंड ऑफ आई स्क्वायर आर लॉस होने वाला है। ठीक, ओके। ये तो हो गया आई स्क्वायर आर लॉस की बात हो गई, ये तो सिंपल होता है, सबको समझ में आ जाता है। अब ये जो इंडक्टेंस है, ये जो इंडक्टेंस है, ये किसकी वजह से आ रहा है? पावर सिस्टम में किसकी वजह से एग्जिस्ट कर रहा है? एनी आइडिया? रेजिस्टेंस तो तुम्हें दिख रहा है कि कॉपर लॉस है, कॉपर लॉस है तो क्या होगा, मतलब कि वहां पे रेजिस्टेंस है। स्ट्रैंडेड, हाँ, जो देखो हम जो बेसिकली कंडक्टर यूज करते हैं ना, मोस्ट प्रोबेबली वो क्या होता है? स्ट्रैंडेड होता है। क्या होता है? स्ट्रैंडेड। ठीक है, अब स्ट्रैंडेड का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर तुमसे बोला जाए कि एक इस तरीके से क्या है, मतलब एक कॉइल है बेसिकली, मतलब एक रेजिस्टेंस, एक वायर था जिसको हमने कॉइल फॉर्म में बना दिया है। ठीक, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है? जैसे कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर क्या प्रोड्यूस करता है? फ्लक्स। तो इसी तरीके से ये जो कंडक्टर है, ये भी क्या प्रोड्यूस करेगा? फ्लक्स। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करेगा? फ्लक्स। बट अब ये जो है, जैसे कि देखो, जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस करता क्या है? करंट में फ्लो का अपोज करता है, करता है कि नहीं? बोलो, करंट में फ्लो का अपोज करता है जो रेजिस्टेंस है। इन द सेम मैनर, अब ये जो इंडक्टेंस है यहाँ पे क्या करेगा वो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो, अब ये जो इंडक्टेंस है, ये क्या करता है कि एक, बताना किसका अपोज करता है? बताओ, किसका अपोज करता है ये? फ्लक्स का, करंट का। करंट का तो ये भी अपोज कर रहा था, करंट का तो ये भी अपोज कर रहा था। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? वोल्टेज का। चलो इसको तो पहले आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर दें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, देखो, आर एल सी एंड जी। ठीक, चारों पैरामीटर की बात करते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज व्हाट? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल व्हिच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, मतलब अगर एक रेजिस्टेंस है तो उसमें जो फ्लो, उस फ्लो ऑफ करंट का, फ्लो का जो अपोज कर रहा होगा, वही 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 प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली आपका क्या होता है? आई इंटू आर काइंड ऑफ वोल्टेज ड्रॉप आप कैलकुलेट कर रहे होते हो। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप। अब इधर आ जाओ, ये इंडक्टेंस आता कब है पिक्चर में, ही कब आता है? एसी के केस में आता है, डीसी के केस में आता है? पहले तो ये बताओ, इंडक्टेंस किस केस में आता है? एसी के केस में या डीसी के केस में? एसी के केस में। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना कि एसी के ही केस में क्यों आ रहा है, एसी के ही केस में क्यों आ रहा है। जैसे देखो, अब एक कंडक्टर ही था, मतलब ये ऐसा रेजिस्टेंस सिंपल वायर ही था, उसको हमने क्या कर दिया? कुछ इस तरीके से कॉइल कर दिया। ठीक, इस तरीके से हमने क्या कर दिया? कॉइल कर दिया। अब तुमने क्या फ्लो करा दिया? करंट फ्लो करा दिया। तुमने यहां से कौन सा करंट फ्लो करा दिया? साइनोसॉइडल। कौन सा करंट फ्लो करा दिया? साइनोसॉइडल। ठीक है, अब साइनोसॉइडल करंट जब तुमने फ्लो कराया तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा? फ्लक्स होगा। फ्लक्स, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अब मुझे आप एक बात बताओ, ये जो फ्लक्स होगा दैट इज वेरिएबल और कांस्टेंट?
दैट इज वेरिएबल और कांस्टेंट। ये जो फ्लक्स होगा दैट इज वेरिएबल और कांस्टेंट। मुझे पहले तो ये बता दो, फ्लक्स इज वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल, ठीक है, फ्लक्स हमारा क्या होने वाला है, वेरिएबल होने वाला है। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि डीसी के केस में, डीसी के केस में फ्लक्स क्या था, तो उसमें क्या था, कांस्टेंट था, क्योंकि जैसे जैसा करंट वैसा फ्लक्स। ओके, अब जैसे ही इस पोर्शन की बात करते हैं, जैसे ही हम यहां से यहां पे गए, ठीक है, जैसे ही हम यहां से यहां पे गए तो हो क्या रहा है, करंट की वैल्यू क्या हो रही है, बताना जरा, करंट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, करंट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो फ्लक्स होगा, ये फ्लक्स होगा वो क्या करेगा, फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होएगा, फ्लक्स क्या करेगा, इंक्रीज होएगा। अब इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा, मतलब एक तरीके से फ्लक्स क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं होगा, माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स हैं और यहाँ पे क्या है, डी फाइव बाई डी टी, मतलब रेट फ्लक्स में चेंजेस हो रहे हैं बेसिकली, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है, ठीक है, चलो ठीक है। अब ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। अब एक बात बताओ, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो उस कंडक्टर में क्या करने की कोशिश करेगा, करंट फ्लो करने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा, अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो मतलब काइंड ऑफ करंट फ्लो कराने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रख लो, ड्यू मतलब काइंड ऑफ ड्यू टू लेंज लॉ, मतलब जो लेंज लॉ का स्टेटमेंट है उनके हिसाब से क्या होता है कि अगर किसी की वजह से कोई करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी कि जिसकी वजह से जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उसका क्या करेगा, अपोज करेगा, समझ रहे हो, जिसकी वजह से प्रोड्यूस होगा उसका क्या करेगा, अपोज करेगा। तो अब यहाँ पे किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा था, फ्लक्स की वजह से, और फ्लक्स किसकी वजह से आ रहा था, सप्लाई करंट की वजह से। तो मतलब ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद जो करंट प्रोड्यूस होगा वो क्या करेगा, मेन सप्लाई का अपोज कर रहा होगा, ये बात समझ में आ रही है, मेन सप्लाई का क्या कर रहा होगा, अपोज कर रहा होगा। अब अपोज करेगा मतलब जैसे अगर वो अब देखो अपोज इन द सेंस ऐसा नहीं कि हमेशा बढ़ने से रोकेगा, अगर वो इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, अगर वो डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है तो वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं, मतलब इस लाइन पे तो जैसे हमने शेडेड पोल के बारे में बात करी थी, याद है ना, शेडेड मोटर, याद है, शेडेड में 4 सेक्शन लिए थे हमने कि यहां से यहां तक करंट इंक्रीज हो रहा है, तो वहां पे क्या कर रहा था, करंट इंक्रीज हो रहा, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो जो आपका शेडिंग पोर्शन था वहां पे फ्लक्स का क्या हो जाता था, वीकनिंग हो जाता था, फ्लक्स क्या हो जाता था, वीकनिंग हो जाता था, ठीक है, जहां पे शेडेड पोल होता था। तो इन द सेम मैनर मैं सिंपल सी एक बात बोलना चाह रहा हूं कि अभी जो तुम्हारा ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा वो क्या करेगा, अपोज करेगा। एंड ये अपोजिशन किसका होगा, करंट का होगा या चेंज इन करंट का होगा, बस मुझे ये बता दो, ये जो अपोजिशन होगा ये किसका होगा, करंट का या चेंज इन करंट का, याद रखना हमेशा, ये किसका होगा, चेंज इन करंट का। ये जो अपोज होगा किसका होगा, इट विल अपोज चेंज इन करंट, चेंज इन करंट। अगर मैंने ये बोल दिया कि इट विल अपोज करंट, इट विल अपोज करंट, तो यार अगर अगर करंट का अपोज करता तब तो डीसी में भी आ जाता ना, क्योंकि डीसी में तो करंट फ्लो हो रहा था, पॉइंट समझ रहे हो नहीं, तो इसलिए एक चेंज करंट का अपोज नहीं कर रहा है, किसका अपोज कर रहा है, चेंज होने का अपोज कर रहा है, कि मतलब अगर वो बढ़ रहा है तो घटने की कोशिश कर रहा है, घट रहा है तो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इसका अपोज कर रहा है। तो अब जैसे यहाँ पे तुम्हारा करंट का फ्लो करने का एक अपोजिशन आ गया तो उसको हमने किससे रिप्रेजेंट करा, आर से। इसी तरीके से इंडक्टर में मतलब जब इंडक्टेंस वाले पोर्शन में चेंज इन करंट का जो अपोज कर रहा होता है उसके लिए क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इंडक्टेंस। पॉइंट सबको क्लियर है, इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको, पावर सिस्टम मतलब जब भी कॉइल होगा, जब भी बेसिकली कॉइल होगा तब हमारा क्या होगा, कॉइल इन द सेंस वेरिएबल फ्लक्स, मतलब वेरिएबल फ्लक्स जहां भी होगा, और वेरिएबल फ्लक्स हमें पता है कहाँ होगा,
जहाँ पे सप्लाई क्या होगा, वेरिएबल होगा, ठीक है। जहाँ पे वेरिएबल सप्लाई वहाँ पे वेरिएबल फ्लक्स, और जहाँ भी वेरिएबल फ्लक्स वहाँ पे क्या आ जाएगा, इंडक्टेंस पिक्चर में आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो इसका मतलब अब हमारा क्या हो गया कि अब हमारा जो इंडक्टेंस है वो हमें दिख गया। कैसे दिख गया, क्योंकि जो हमारा पावर ट्रांसमिशन है उसमें क्या है, स्ट्रैंडेड वायर है, उसमें क्या है, स्ट्रैंडेड वायर है, मतलब एक तरीके से ढेर सारे वायर्स हैं। अब इसमें जो करंट फ्लो करेगा, जैसे सपोज ऐसे समझो, दो वायर रख दिया, इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो क्या करेगा, इससे लिंक करेगा, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है इसमें लिंक करेगा। तो ये जो कंडक्टर है क्या फील करेगा कि एक वेरिएबल फ्लक्स मेरे ऊपर, मतलब मेरे एक वेरिएबल फ्लक्स जो मुझसे बार बार क्या कर रहा है, काइंड ऑफ कांटेक्ट में आ रहा है। समझ रहे हो नहीं, वेरिएबल फ्लक्स जो कि क्यों, क्योंकि सप्लाई क्या है, एसी है, तो फ्लक्स बढ़ेगा तो मान लो सपोज यहाँ पे गया, घटेगा तो यहाँ पे गया, ठीक है। तो इस तरीके से एक वेरिएबल फ्लक्स क्या हो रहा है, हर एक स्टैंडर्ड कंडक्टर से मिल रहा है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्टेंस वहां पे इंट्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, ओके। अब ये तो होगी कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्टेंस। अब इधर आ जाओ, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस। कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस जब भी आप दिखाते हो कैसे दिखाते हो, कुछ ऐसा दिखाते हो, ध्यान समझना, कॉन्सेप्ट जब भी कैपेसिटेंस दिखाते हो कुछ ऐसा दिखाते हो कि मतलब एक पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज और एक पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज, ऐसा ही करते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड वायर था इसलिए इंडक्टेंस पिक्चर में आ गया, या फिर इवन एक वायर है दूसरा वायर है, समझना ध्यान से, एक वायर है दूसरा वायर है, दोनों के बीच में अच्छा खासा डिस्टेंस है, तब भी अगर इसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो उसका जो फ्लक्स होगा वो जो पास वाला कंडक्टर है या पास वाला जो ट्रांसमिशन लाइन का कंडक्टर है उससे लिंक करेगा कि नहीं करेगा, बताओ। इसका जो फ्लक्स है अगले वाले से लिंक करेगा, समझ रहे हो। तो अगर ए लिंक करेगा तो 100% वेरिएबल फ्लक्स लिंक कर रहा है, तो एक क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी कि मेन चेंज इन करंट, मतलब सॉरी, किस करंट का अपोज करेगा, जो मेन करंट है उसके चेंज का अपोज करेगा, याद रखना, जो मेन करंट है उसके चेंज का अपोज करेगा, न कि मेन करंट का अपोज करेगा। क्लियर, ओके। तो ये तो तुम्हारी होगी यहाँ पे, ये तो तुम्हारा हो गया यहाँ पे किसका, अभी इंडक्टर की बात हो रही थी, ठीक है। मतलब जब दो ट्रांसमिशन भी पास लाइन में आसपास रखे गए हैं, ट्रांसमिशन लाइन भी, तब भी यही होगा। अब बात आती है कैपेसिटेंस की, अब बात आती है कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस हमारा पावर सिस्टम में दिख कहाँ रहा है, ठीक है, दिखता है किसी को कैपेसिटेंस, कभी देखा है कि मतलब उसे एक्सप्लेन कर सकते हो आप लोग कैपेसिटेंस को, बताओ जरा, मुझे भी पता चले। जैसे मैंने इंडक्टेंस एक्सप्लेन किया हुआ है उसी तरह तुम जरा कैपेसिटेंस का एक्सप्लेन करो कि कैपेसिटेंस पिक्चर में कैसे आ रहा है। एनीवन, अर्थ और कंडक्टर और दो कंडक्टर के बीच में, ओके। तो देखो, तो डीसी में क्यों नहीं आया, डीसी में क्यों नहीं आया, डीसी में भी तो एक एक कंडक्टर था एक अर्थ था, डीसी में भी तो एक अर्थ था और एक कंडक्टर था, तो उसमें कैपेसिटेंस क्यों नहीं आया, अगर आप ये बोलो कि अर्थ और कंडक्टर के बीच में है तो समझो, ध्यान से समझना, कोशिश करते हैं समझाने की, ये भी क्लियर हो जाए आपका। जैसे देखो, अब ये जो होता है I इक्वल टू क्या होता है, सी, I इक्वल टू व्हाट, सी डीबी बाई डी टी, सी डीबी बाई डी टी। तो ये जो करंट होता, सॉरी कैपेसिटर होता है, वो करता क्या है, किसका अपोज करता है, किसके चेंज का अपोज करता है, करंट के या वोल्टेज के, सॉरी किसका अपोज करता है, वोल्टेज का, ठीक है। जिस तरीके से करंट के चेंज का अपोज कर रहा था, किसका अपोज करेगा, वोल्टेज का अपोज कर रहा है, ठीक है। चलो, अब अगर ये वोल्टेज का अपोज कर रहा है, मतलब चेंजिंग वोल्टेज का अपोज कर रहा है, मतलब मैं बोल रहा हूँ
वोल्टेज, बट एक्चुअली क्या हो जाएगा, चेंज इन वोल्टेज का अपोज कर रहा है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो एसी सप्लाई है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, प्लस, यहाँ पे माइनस, एक हाफ साइकिल के दूसरे हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, मतलब जहां भी एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज है, इनके बीच में क्या बनेगा, जल्दी बताओ, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस बनेगा। ठीक है, काइंड ऑफ प्लेट है ना, एक प्लस चार्ज निगेटिव चार्ज। और उसके बाद चलो ये तो सिंपल एक कैपेसिटेंस फॉर्म हो गया, कैपेसिटेंस फॉर्म हो गया, बट प्रॉब्लम तब ये होती है जब ये चार्ज क्या होना चाहता है, चेंज होना चाहता है। जब ये चार्ज क्या होना चाहता है, बेसिकली चेंज होना चाहता है। जैसे आप मान लो एक कंडक्टर है, ठीक है, यहाँ पे अर्थ है, तो अब आपका जो करंट फ्लो हो रहा है, सपोज कुछ ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक ग्राउंड है, ये क्या है, ग्राउंड, और उसके जस्ट नीचे ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा बाय द इमेज प्रॉपर्टी, बाय द इमेज प्रॉपर्टी। समझ पा रहे हो, जितना ऊपर माइनस चार्ज रहेगा उतने ही डिस्टेंस पे प्लस चार्ज रहेगा, तभी तो इसको न्यूट्रल बोलते हो ना, इसको बोलते हो ना जीरो न्यूट्रल। फिर अर्थ का चार्ज न्यूट्रल होता है, जीरो होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना यहाँ पे निगेटिव चार्ज उतना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये क्या है, एसी है, मतलब ये चेंज हो रहा है बेसिकली, और इसी का चेंज का मतलब ये जो वोल्टेज है ये क्या है, एसी वोल्टेज है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हर एक मोमेंट पे चेंज आ रहा है, उस चेंज का अपोज करता है जो अपोज करेगा, और वही उसी के लिए यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस होता है, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर बेसिकली क्या करता है, चेंज इन वोल्टेज का अपोज कर रहा होता है। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से जहां भी आपका एक मतलब ऐसा समझ लो कि जहां भी पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज बना, ठीक है, बट याद रखना एक फिक्स नहीं, काइंड ऑफ वेरिएबल, वहां पे हमारा कैपेसिटेंस पिक्चर में आएगा। ठीक है, अच्छा, जब भी कैपेसिटेंस आएगा, याद रखना कैपेसिटेंस के साथ साथ एक करंट आएगा, जिसको क्या बोलते हैं, चार्जिंग करंट, जिसको क्या बोलते हैं, चार्जिंग करंट। ठीक है, तो दिस इज अबाउट कैपेसिटेंस। अब इसके बाद इधर आ जाते हैं, एक है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस होता क्या है, ये तो सिंपल, जैसे कि आप ये समझ लो सपोज ये टावर है, ठीक है, टावर जैसा दिख तो नहीं रहा, मतलब ठीक है, समझ लो टावर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इस पे से आपका क्या जा रहा है, करंट जा रहा है। ठीक, यहाँ पे आपने क्या लगाया होगा, जल्दी बताओ, यहाँ पे क्या लगाया होगा, इंसुलेटर लगाया होगा, इंसुलेटर लगाया होगा, नहीं तो क्या होगा, एक करंट यहाँ से इसके थ्रू होते हुए अर्थ में आ जाएगी। बट हम अगर मैं पूछूं आइडियली व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर, व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर, बोलो, इनफाइनाइट। ठीक है, व्हाट इज द कंडक्टेंस ऑफ इंसुलेटर, व्हाट इज द कंडक्टेंस ऑफ इंसुलेटर, आइडियली जीरो। बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ना तो इनफाइनाइट होगी, ना ही कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, ना तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, ना तो कंडक्टेंस की वैल्यू जीरो होगी। मतलब कि कुछ ना कुछ उसमें से क्या हो रहा होगा, लीकेज हो रहा होगा, उसके थ्रू क्या हो रहा होगा, थोड़ा बहुत लीकेज हो रहा होगा, तो उसी को बोलते हैं लीकेज करंट। और लीकेज करंट को शो करने के लिए यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस कराया हमने, कंडक्टेंस। ठीक है, जैसे लिखते हो ना v इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो r क्या हो गया, 1/g, 1/g। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, i इक्वल टू v इंटू जी। ठीक है, v इक्वल टू आई आर लिखते हो तो i इक्वल टू v इंटू जी। तो ये चारों पैरामीटर हो गए हमारे ट्रांसमिशन लाइन के। कौन, रजिस्टर, रजिस्टर क्या करेगा, सिंपल सिंपल फ्लो ऑफ करंट का अपोज करेगा, रेजिस्टेंस क्या करेगा, फ्लो ऑफ करंट का अपोज करेगा, वो चाहे वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो। यही वजह है कि रेजिस्टेंस चाहे एसी हो डीसी हो दोनों में पिक्चर में आता है। ठीक,
अब इंडक्टेंस क्या करेगा, इंडक्टेंस चेंज इन करंट का अपोज करेगा, और चेंज इन करंट कहाँ पे होगा, ऑब्वियस सी बात है एसी के केस में होगा, ठीक है। तो इसलिए वो सिर्फ एसी के केस में आता है, क्योंकि डीसी में करंट कांस्टेंट रहती है। कैपेसिटर में क्या होता है, चेंज इन वोल्टेज का अपोज करेगा। अब चेंज इन वोल्टेज मतलब वेरिएबल वोल्टेज कहाँ पे आता है, एसी में आता है, तो इसलिए कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट एसी में आता है। इन द सेम मैनर एक आपका क्या हो गया, लीकेज रिएक्ट जी, ठीक है, दैट इज व्हाट, लीकेज करंट। अच्छा एक बात बताओ, लीकेज करंट कब ज्यादा होगा, मान लो सपोज दिस इज लीकेज करंट, कब ज्यादा होगा, जब भी की वैल्यू क्या होगी, ये तो प्रॉपर्टी है, ये तो क्या है, प्रॉपर्टी है, पॉइंट समझ रहे हो, ये तो मटेरियल प्रॉपर्टी है। तो अगर मैं बोलूं कि लीकेज करंट कब ज्यादा होगा, हाई वोल्टेज पे या लो वोल्टेज पे, हाई वोल्टेज पे या लो वोल्टेज पे, लीकेज करंट कब ज्यादा होगा, हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज, ऑब्वियस सी बात है हाई वोल्टेज पे, ठीक है, हाई वोल्टेज पे। चलो, तो अब अगर हाई वोल्टेज पे तुम्हारा लीकेज होगा, एक बात बताओ, जब भी हम मतलब हम कंसीडर क्या करेंगे कि लीकेज हमारा कहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे, जब हाई वोल्टेज होगा, ठीक है। अभी देखते हैं हाई वोल्टेज कब होता है, ठीक। तो रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर और कंडक्टेंस, ये तुम्हारे तीन हो गए, ठीक। अब ये चारों का मतलब समझ में आ चुका है सबको, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर दो फिर आगे बढ़ते हैं। ये चारों पैरामीटर का प्रैक्टिकल, क्योंकि देखो इन्हीं टर्म्स के बारे में बात करेंगे, पूरा पावर सिस्टम इसी पे बेस्ड होने वाला है, रजिस्टर, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, कंडक्टेंस, ठीक है। चारों का मतलब समझ में आ गया। चलो, अब यहाँ पे अच्छा हाँ एक बात और, एक बात और, अब जैसे रेजिस्टेंस तुम्हारा, रेजिस्टेंस का जो लॉस है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, मतलब अगर लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस ड्रॉप है उसे आप किस में दिखाओगे, सीरीज में या शंट में, सीरीज में या शंट में, या फिर मैं अगर ऐसे बोलूं कि रेजिस्टेंस की वजह से किसका ड्रॉप होता है, सिंपल बताओ, रेजिस्टेंस की वजह से किसका ड्रॉप होता है, करंट का या वोल्टेज का, रेजिस्टेंस की वजह से किसका ड्रॉप होता है, करंट का या वोल्टेज का, रेजिस्टेंस की वजह से किसका ड्रॉप होता है, वोल्टेज का ना यार, समझ रहे हो, वो तो फ्लो, जैसे आप समझे नहीं, जैसे देखो मान लो एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस आर है, इसमें से आई फ्लो करा दोगे, तो व्हाट इज भी, व्हाट इज वोल्टेज ड्रॉप, आई इंटू आर, क्लियर है, V इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस की वजह से कौन सा होता है, वोल्टेज ड्रॉप, समझते चलना है, मेन आपका पावर सिस्टम स्टार्ट हो चुका है बेसिकली, ऐसा मत समझना स्ट्रक्चर ही चल रहा है, रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। अब इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस की वजह से कौन सा ड्रॉप होता है बता सकते हो, इंडक्टेंस की वजह से कौन सा ड्रॉप होता है, वोल्टेज या करंट, नहीं आइडिया लग रहा है, वी एल इक्वल टू वॉट, एल डी आई बाई डी टी, वी एल इक्वल टू वॉट, एल डी आई बाई डी टी, जितना ज्यादा अपोज करेगा चेंज इन करंट का उतना ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो अगेन दिस इट विल क्रिएट काइंड ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, समझते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ओके। देन आ जाओ सी पे, अब सी क्या कर रहा होगा, आई इक्वल टू वॉट, सी डीबी बाई डी टी, जितना ज्यादा चेंज इन वोल्टेज होगा उतना ज्यादा क्या होगा, करंट आएगा, तो मतलब किसमें ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप या करंट ड्रॉप, करंट ड्रॉप, क्या होगा, करंट ड्रॉप, वेरी गुड। नेक्स्ट आपका क्या हो गया, कंडक्टेंस, अब देखो कंडक्टेंस कौन सा ड्रॉप कर रहा है, वोल्टेज या करंट, एनीवन, V इक्वल टू आई आर, वी एल इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, आई सी इज इक्वल टू सी डी बी बाई डी टी, एंड कंडक्टेंस
आई इक्वल टू वॉट, जी इंटू भी, ठीक है। तो किसका ड्रॉप करेगा, बेसिकली करंट का ड्रॉप करने वाला है, किसका, करंट का ड्रॉप, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिकली समझते हैं। देखो अभी यहां तक सबको क्लियर है, किसी को डाउट है, कोई डाउट है तो बता दो, नहीं तो फिर आगे बढ़े। वोल्टेज ड्रॉप, करंट ड्रॉप एंड करंट ड्रॉप, ठीक है। अब देखो जो वोल्टेज ड्रॉप है उसे आप किस में दिखाओगे, सीरीज में या संट में, सीरीज में या पैरेलल में, वोल्टेज ड्रॉप किस में दिखाओगे, सीरीज में या संट में, जल्दी बोलो। वोल्टेज ड्रॉप आप किस में दिखाते हो, सीरीज में या संट में। सबके बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, एकदम हिले हुए हैं। नहीं समझ में आ रहा है, देखो एक बचपन से क्वेश्चन तो लगाते आए हो ना कि 5 वोल्ट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस देन रेजिस्टेंस, इसमें तो करंट सेम होता है ना, वोल्टेज का ड्रॉप दिखा रहे होते ना। समझ में आ रहा है कुछ, ए मान लो R1, ए हो गया R2, मतलब दोनों R1, तो इसमें भी 2.5, इसमें भी 2 पॉइंट, तो क्या कर रहे हो आप, दोनों जगह रेजिस्टेंस का ए वोल्टेज ड्रॉप दिखा रहे हो ना आप। करंट का ड्रॉप मतलब होता है कि देखो एक और रास्ता चूज कर लेना। अभी यहाँ पे करंट ड्रॉप हो रहा है, समझ रहे हो, कि यहाँ से 10 एम्पियर आ रहा था, यहाँ से 5 एम्पियर जा रहा है, तो अब यहाँ पे 5 एम्पियर एक दूसरे रास्ते से जा रहा है, तो इस ब्रांच में करंट ड्रॉप हो रहा है, इस ब्रांच में करंट ड्रॉप थोड़ी ना हो रहा है यार। देखो तुम यहाँ से स्टार्ट करो पूरा चले जाओ, कहीं करंट ड्रॉप हो रहा है क्या, तुम्हारा क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो वोल्टेज ड्रॉप किस में शो करते हैं, सीरीज में शो करते हैं, क्लियर है सबको। वोल्टेज ड्रॉप किस में शो करते हैं, सीरीज में शो करते हैं। और ए बी वोल्टेज ड्रॉप ए बी किस में शो करेंगे, सीरीज में शो करेंगे। करंट ड्रॉप, अब करंट ड्रॉप बताओ किस में शो करेंगे, संट में करेंगे। और एक कंडक्टेंस किस में करेंगे, संट, मतलब अभी हो सकता है संट जिसने मशीन ना पढ़ा उसको लैंग्वेज ना समझ में आए, तो क्या बोल सकते हैं, पैरेलल, ठीक है। इसमें पैरेलल में करते हैं, क्लियर, ओके। अब ए वोल्टेज ड्रॉप सीरीज में, वोल्टेज ड्रॉप सीरीज में, इसका मतलब क्या हुआ, अब हमें इसी में दिखाना भी पड़ेगा, इसको इसी में दिखाना भी पड़ेगा। तो देखो अब चारों पैरामीटर में दिखा रहा हूं, चारों पैरामीटर दिखा रहा हूं, समझ जाना। सबसे पहले रेजिस्टेंस दिखाया, सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले क्या किया, रेजिस्टेंस दिखाया, ठीक है। उसके बाद अभी नेक्स्ट क्या दिखा दूं, इंडक्टेंस दिखा देता हूं, नेक्स्ट क्या दिखा देता हूं, इंडक्टेंस। क्यों, किस में होता है, सीरीज में होता है किस में होता है, सीरीज में होता है, ठीक है। अब यहां पे अब मुझे कैपेसिटेंस दिखाना, तो उसको मैं कैसे दिखाऊंगा, कुछ इस तरीके से दिखाऊंगा। क्यों, क्योंकि वो किस में दिखाना है, हमें पैरेलल में दिखाना है। पॉइंट समझ में आ रहा है, एक मिनट, मतलब यहाँ पे हम कैसे दिखाएंगे इसको, कैपेसिटेंस। अभी यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी होता तो रेजिस्टेंस जैसा ही है, ठीक है, रेजिस्टेंस जैसा ही है, बट यहाँ पे क्या लिखते हैं, जी, ठीक है। तो ये चारों पैरामीटर आपको समझ में आ गए, ए हो गया आर, ए एल, ए सी और जी। और क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों इसको सीरीज में दिखा रहे हैं, क्यों पैरेलल में दिखा रहे हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है कि नहीं, मुझे पहले ये बता दो। रेजिस्टेंस को सीरीज में क्यों इंडक्ट, मतलब सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या समझना था, आर क्या होता है, एल क्या होता है, सी क्या होता है, जी होता है। उसके बाद कौन सा ड्रॉप क्रिएट करता है, तो रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट करता है, इंडक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट करता है, सी करंट ड्रॉप, कंडक्टेंस करंट ड्रॉप। अब वो सीरीज सीरीज में जुड़े होते हैं पैरेलल में, तो जब भी आपको इंडक्टेंस ट्रांसमिशन लाइन में दिखानी पड़ेगी, आप किस में दिखाओगे, सीरीज में दिखाओगे। जब भी आपको कैपेसिटेंस दिखानी पड़ेगी, किस में दिखाओगे, पैरेलल में दिखाओगे। कभी सीरीज में देखा हुआ है ट्रांसमिशन लाइन में, कभी सीरीज में देखते हो क्या, कैपेसिटेंस कभी सीरीज में देखते हो, नहीं देखते होगे, ठीक है, ओके। अब थोड़ी सी
अब देखते हैं इनकी डिपेंडेंसी ऑन द लेंथ, डिपेंडेंसी ऑन द लेंथ। एक बात बताओ, रेजिस्टेंस क्या होगा, लेंथ के साथ क्या होगा, बढ़ेगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, लेंथ के साथ बढ़ेगा, क्योंकि R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, इन द सेम मैनर ए भी क्या होगा, रेजिस्टेंस, और ए क्या होगा, इंडक्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस तो चलो चाहे छोटा हो, जितना छोटा हो बड़ा हो, मतलब हर एक लेंथ में कंसीडर करेंगे। ठीक है, इंडक्टेंस भी हर एक लेंथ में कंसीडर करेंगे। बट जब कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस की बात आती है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। देखो, अच्छा ये जो जी है किस पे डिपेंड करेगा, एनीवन, किस पे डिपेंड करेगा, ये तो वोल्टेज पे डिपेंड करता है, याद है, आई इज इक्वल टू जी इंटू भी, आई इज इक्वल टू जी इंटू भी। तो करंट ये जो मतलब किस पे डिपेंड कर, ठीक है, अब ये किस पे डिपेंड करे, मतलब जितना ज्यादा वोल्टेज, या फिर ऐसे लिख लो, उल्टा कर देगा, एक मिनट। ठीक है, जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा आपका क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके, आई इक्वल टू बी इक्वल टू, ओके। तो अब देखो यहाँ पे, जैसे कि जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा लीकेज करंट, जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा लीकेज करंट। ठीक है, अब ओके, चलो उस पे तो मतलब जितना ज्यादा वोल्टेज, अब वोल्टेज कब ज्यादा होगा, जब लेंथ ज्यादा होगा या लेंथ कम होगा, लेंथ हाई होगा या लेंथ लेस होगा, वोल्टेज हाई कब होगा, ट्रांसमिशन वोल्टेज हाई कब होगा, जब लेंथ की वैल्यू ज्यादा होगी या लेंथ की वैल्यू कम होगी। अभी यार उसके लिए तो बताया था, जब भी डिस्टेंस ज्यादा करोगे आप, ट्रांसमिशन को, ट्रांसमिशन लाइन को मतलब थोड़ा दूर पहुंचाना है, तो वहां पे आप वोल्टेज क्या करते थे, हाई करते थे ना, करंट को कम करते थे, ताकि कॉपर लॉस क्या हो, रिड्यूस हो जाए। याद आ रहा है सबको, तो इसका मतलब, इसका देखो मैं सिंपल सा मतलब समझाना चाह रहा हूँ, ये जो कंडक्टर है, सॉरी कंडक्टेंस है, इसको आप कब कंसीडर करते हो, जब वोल्टेज बहुत हाई होता है, और वोल्टेज हाई कब होता है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में। बात समझ में आ गई सबको, तो ये जो जी है, इट विल कंसीडर्ड ओनली इन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। क्लियर, ठीक है, ओके। अब कैपेसिटेंस की बात करते हैं, तो कैपेसिटेंस में, कैपेसिटेंस का एक सिंपल सा मुझे वो बताना क्वेश्चन, सपोज ए है 5, अगेन 5, अगेन 5, तो इस तरीके से, अच्छा इसका इक्विवेलेंट बता दो पहले, तो जितना मैंने बनाया उतने का इक्विवेलेंट बता दो, आंसर क्या आएगा, आंसर, वाह, कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटेंस क्या होता है, पैरेलल में ऐड होता है, पैरेलल में ऐड होता है। बात समझ में आ रही है, रेजिस्टेंस पैरेलल में रिड्यूस होता है, बट कैपेसिटेंस क्या होता है, पैरेलल में ऐड होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा कैपेसिटेंस, ये सबको समझ में आया, जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा कैपेसिटेंस। क्लियर है, ठीक है, तो मतलब जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होगा, जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होगा, उसमें हम क्या कर सकते हैं, कैपेसिटेंस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उसमें हम कैपेसिटेंस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, तो अभी यहां से आपको एक आइडिया लग चुका होगा। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन पे, अब तुम्हें सारी चीजें बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आएंगी। ठीक है, देखो, सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की, तो डिस्टेंस क्या होता है, लेस देन 80 किलोमीटर, उसके बाद वोल्टेज क्या होता है, लेस देन 20 केवी। एक बात बताओ, इस थोड़े से वोल्टेज पे आपका जो कंडक्टेंस है वो पिक्चर में आएगा क्या, इस थोड़े से वोल्टेज के लिए जो आपका कंडक्टेंस है वो पिक्चर में आएगा क्या, नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है,
और अगर पैरामीटर की बात करें तो क्या सिर्फ और कौन कौन से पैरामीटर होंगे, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस। क्यों, कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन का जो लेंथ है, ठीक है, तो वहां पे जो क्या बोला था, हाँ, रजिस्टर और इंडक्टेंस है, ठीक है। अब इसमें कैपेसिटेंस तो लेंथ पे डिपेंड करता है, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन में हम कैपेसिटेंस को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक टर्म और आया, लंप्ड इन नेचर। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है लंप्ड, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड। एक होता है लंप्ड, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड। तो बहुत बेसिक सा डिफरेंस है दोनों में। जैसे देखो, अब रेजिस्टेंस को अगर तुमने कोई सर्किट दिखाना होता है तो कैसे दिखाते हो कि ये प्लस माइनस भी, और यहाँ पे क्या किया, रेजिस्टेंस। तो ये जो रेजिस्टेंस तुमने दिखाया ना, ये कैसे दिखाया, दिस इज लंप्ड, दिस इज लंप्ड, मतलब पूरे वायर का रेजिस्टेंस एक जगह दिखा दिया। बट अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली ऐसा है क्या, प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए कि हर एक पॉइंट पे क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए। हर एक पॉइंट पे क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए। पॉइंट समझ में आया कि नहीं। तो जो सेकेंड वाला है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड, और जो फर्स्ट वाला है क्या है, लंप्ड। ठीक है, देखो लंप्ड हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उससे कैलकुलेशन आसान हो जाता है। लंप्ड से कैलकुलेशन आसान हो जाता है, ठीक है, बस इसलिए यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो पैरामीटर्स है कैसा कंसीडर किए जाते हैं, लंप्ड इन नेचर, मतलब सारा का सारा एक जगह, ठीक। एंड शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन आर सिमेट्रिकल एंड रेसिप्रोकल। ये सारा प्रूफ करेंगे, एबीसीडी पैरामीटर, ठीक है, एबीसीडी पैरामीटर निकालेंगे, पूरा प्रूफ करेंगे कि क्या होता है, एंड वो सिमेट्रिकल कैसे है, रेसिप्रोकल कैसे है। जब ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो सारा कुछ डिस्कशन हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, देन मीडियम में आ जाओ। अच्छा, एक इसमें एक टर्म और था, ये चीज को भी थोड़ा नोट कर लो। टर्म क्या है, एफ इंटू एल, लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी लेस देन 4000। देखो मैंने एक चीज बोली थी कि जो 80 किलोमीटर है, एक 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 बताना जरा, 80 किलोमीटर कौन सा है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, या मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। 80 किलोमीटर कौन सा है, मीडियम, शॉर्ट, या फिर लॉन्ग, बोलो। तो जब भी तुमसे अगर कोई बोले ना कि 80 किलोमीटर बता दो, या 40 किलोमीटर बता दो, या 150 किलोमीटर बता दो, तो आपका अगला क्वेश्चन पता है क्या होना चाहिए, पहले आप फ्रीक्वेंसी बताओ, पहले आप फ्रीक्वेंसी बताओ। अगर वो बोलता है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, तो आपको जो नॉर्मल याद है कि 80, 80 टू 200 एंड 200, तो आप बता दो। बट अगर उसने फ्रीक्वेंसी बोला 500, ठीक है, तब के लिए देखो क्या करते हैं। अगर उसने बोल दिया फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज, तो याद रखना फ्रीक्वेंसी इंटू लेंथ का जो मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, दैट मस्ट बी लेस देन 4000। व्हाट इज द लेंथ, 4000 डिवाइड बाय 500, कितना हो गया, 8। मतलब समझ पा रहे हो क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया तुमने, तो अभी जो डिफिनीशन थी चेंज हो चुकी है। फ्रीक्वेंसी तुमने क्या कर दिया 500 हर्ट्ज, अभी जो लेंथ हो चुका है कितना हो चुका, 8 किलोमीटर। पहले फ्रीक्वेंसी कितनी थी 50 हर्ट्ज, अभी फ्रीक्वेंसी कितनी है 500। पहले लेंथ कितना था 80 किलोमीटर, अभी लेंथ कितना है 8 किलोमीटर। मतलब अगर कोई तुमसे बोल दे कि फॉर 500 हर्ट्ज, फॉर 500 हर्ट्ज जो 9 किलोमीटर का डिस्टेंस है, दिस इज मतलब इसके लिए आप कौन सा ट्रांसमिशन लाइन मतलब कॉन्सेप्ट यूज करोगे, लॉन्ग, मीडियम या शॉर्ट, 9 किलोमीटर के लिए, लॉन्ग, मीडियम या शॉर्ट, मीडियम, मीडियम। क्यों, क्योंकि 8 से कम तुम्हारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट, 8 से थोड़ा सा ज्यादा क्या हो जाएगा, मीडियम, ठीक है, क्लियर। अच्छा, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे इसी फ्रीक्वेंसी के लिए बताओ लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन की लेंथ कितनी होगी, लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लेंथ कितनी होगी, इसी क्वेश्चन के लिए, इसी क्वेश्चन के लिए लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके लिए आपको रेंज याद होना चाहिए कि एफ एल,
शुड बी ग्रेटर देन व्हाट 10,000 ठीक है 10,000 तो L शुड बी ग्रेटर देन 10,000 डिवाइड बाई 500 जीरो जीरो कैंसिल कितना हो गया 20 किलोमीटर मतलब अगर 20 किलोमीटर से ज्यादा हो गया तो उसे हम क्या बोलेंगे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन लेकिन कब जब फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है तब नॉट एवरी टाइम क्लियर ठीक है तो वो भी चीज मैंने यहीं पे तुम्हारे लिख दी है कि लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लीकेशन शुड बी लेस देन 4,000 फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन ठीक है एंड 4,000 से 10,000 फॉर मीडियम एंड मतलब लेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी का जो मल्टीप्लिकेशन है दैट इज 10,000 ग्रेटर देन 10,000 ठीक ओके अब इन दोनों को कंपेयर कर लो मीडियम और लॉन्ग तो लॉन्ग के लिए डिस्टेंस 200 ग्रेटर देन 200 और वोल्टेज देखो वोल्टेज ये भी नोटिस कर लेना जो वोल्टेज है कितना है 100 kV ठीक है यहाँ पे जो वोल्टेज है कितना है 20 kV टू 100 kV और वहां पे वोल्टेज ओनली 20 kV तो अब यहाँ पे जो पैरामीटर कंसीडर करते हैं कौन कौन सा रजिस्टर इंडक्टर और कैपेसिटेंस ठीक है और जब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में आ जाते हैं तो वहां पे हम चारों पैरामीटर कंसीडर करते हैं ठीक है अगर लॉन्ग पैरामीटर में आ जाते हैं तो चारों पैरामीटर क्यों कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि RL तो करना ही था जो कंडक्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है वोल्टेज पे और वोल्टेज तुम देख पा रहे हो कितना है वोल्टेज देख पा रहे हो कितना है 100 kV तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा कि हाई वोल्टेज है तो कंडक्टेंस भी पिक्चर में आ जाएगा ठीक उसके बाद यहाँ पे जो पैरामीटर्स होते हैं वो लंप्ड नहीं होते क्योंकि अगर तुमने लंप्ड लिया तो जो कैलकुलेशन होगी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगे या फिर जो तुम्हारा एक एस्टिमेशन होगा वो गलत होने लगेगा इसलिए वहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड लेते हैं मतलब हर पर किलोमीटर लेंथ का अलग अलग रेजिस्टेंस या फिर अलग अलग कैपेसिटेंस या फिर अलग अलग इंडक्टेंस कैलकुलेट करते हैं ठीक है और याद रखना चाहे वो लॉन्ग ट्रांसमिशन हो चाहे मीडियम हो चाहे शॉर्ट हो दोनों तीनों के तीनों सिमेट्रिकल भी होते हैं और रेसिप्रोकल भी होते हैं तीनों के तीनों सिमेट्रिकल भी होते हैं और रेसिप्रोकल भी होते हैं अब ये कैसे होते हैं फुल जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहां पे फुल डिटेल में बात करेंगे ठीक है तो अभी मैं आपके सामने पिछले हाफ एन आवर से क्या बता रहा था दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसमिशन लाइन क्लियर है सबको बताओ यार यहां तक क्लियर है सबको तो एक बार फिर से चलते हैं यहाँ पे देखो क्या था सबसे पहले हमने क्या लिया था जनरेटिंग स्टेशन उसके बारे में बात करी फिर पावर ट्रांसफार्मर उसके बारे में बात करी फिर हमने क्या लिया ट्रांसमिशन लाइन उसके बारे में बात करी ठीक अगेन अच्छा एक कौन सा ट्रांसफार्मर है बता सकते हो एक कौन सा ट्रांसफार्मर है पावर या डिस्ट्रीब्यूशन दिस इज पावर और डिस्ट्रीब्यूशन दिस इज पावर और डिस्ट्रीब्यूशन यार अभी तो उसे स्टेप डाउन भी तो करना है ना तो स्टेप डाउन तो पावर से ही करोगे ना अभी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों ला रहे समझ में आया जो वहां पे पीछे पाप करके आए हो पाप इन द सेंस वोल्टेज बढ़ा के आए हो उसको सुधारोगे भी तो या फिर ऐसे ही 400 वोल्ट घरों में दे दोगे पूरा ब्लास्ट हो जाएगा आग वाग लग जाएगी सब जगह समझ रहे हो तो उस वोल्टेज को आप क्या करोगे पहले क्योंकि तुम्हारा जो ट्रांसमिशन हो रहा था 400 केवी पे हो रहा था तो 400 केवी पे तुम्हारे टीवी का क्या हाल होगा तो समझ सकते हो तुम लोग क्लियर है तो इसलिए उस वोल्टेज को क्या करेंगे रिड्यूस करेंगे ठीक है अब वोल्टेज को क्या किया आपने रिड्यूस किया अब उसके बाद सब स्टेशन से ट्रांसमिशन सब स्टेशन से फिर जगह जगह अलग अलग जोन में आप इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हो
देन आपका आता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहां से हम कंज्यूमर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप वाइज ढेर सारी चीजें हैं। ठीक है, अच्छा जैसे कि सब ट्रांसमिशन, जो सब ट्रांसमिशन होता है उसका जो नॉर्मली वोल्टेज होता है सब ट्रांसमिशन का, ये जो लास्ट के दो वोल्टेज हैं कौन से, ये वाले वोल्टेज, ये वाले वोल्टेज, जैसे देखो पावर ट्रांसमिशन में तो सारे यूज होते हैं। ठीक, पावर ट्रांसमिशन में ये सारे यूज होते हैं। अब यहाँ पे ये जो 66 केवी है, 66 केवी, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, आपका ट्रांसमिशन सब स्टेशन का वोल्टेज हो जाता है। ठीक है, ट्रांसमिशन सब स्टेशन का, उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन का आ जाएगा। मतलब यहाँ पे तो यहाँ ये दोनों वोल्टेज किसको है, ट्रांसमिशन सब स्टेशन के। ठीक है, अब देन आ जाते हैं, ये तो ट्रांसमिशन सब स्टेशन हो गया। अब यहाँ से किस पे आ जाए, डिस्ट्रीब्यूशन पे। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप अप के लिए यूज किया जाता है, स्टेप डाउन के लिए यूज किया जाता है, उसके बाद यूज फॉर लो वोल्टेज। देन उसके बाद अवेलेबल पावर रेटिंग्स क्या क्या होती हैं, ये सारी चीजें मैं फिर से बोल रहा हूँ, सारी चीजें मैं फुल डिटेल में डिस्कस करूंगा तुम्हारे सामने, मतलब जैसे पढ़ाता हूँ पीडीएफ से, नोट से। ठीक है, तो अभी तो बस एक है कि तुम्हें फर्स्ट लेक्चर है तो थोड़ा सा मैं पूरा पावर सिस्टम का ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, तो नोट नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर, वो तो हमें सारा कुछ पढ़ना ही है। ओके, तो अवेलेबल रेटिंग कितनी होती है, 11 केवी या 6.6 केवी या 3.3 केवी, 440 वोल्ट, 220 वोल्ट, दीज आर द डिस्ट्रीब्यूशन साइड ट्रांसफार्मर। ठीक है, उसके बाद पावर रेटिंग कितनी होती है, लेस देन 200, डिजाइन टू एट ऑपरेटिंग एट 50% टू 70% लोड। ठीक, और साइज में भी क्या होते हैं, छोटे ही होते हैं। ठीक, और डिजाइन टू हैव मिनिमम आयरन लॉस, इसके बारे में मैंने मशीन में काफी डिटेल में एक्सप्लेन, इवन शायद कल ही डिस्कस किए थे हम लोग कि आयरन लॉस के लिए इसको मिनिमाइज करते हैं, उसको कॉपर लॉस के लिए मिनिमाइज करते हैं, किसको, पावर ट्रांसफार्मर के, पावर ट्रांसफार्मर को। ठीक है, ओके, तो हमने कितने कंपोनेंट पढ़ लिए, फर्स्ट जनरेटिंग स्टेशन, देन पावर ट्रांसफार्मर, देन ट्रांसमिशन लाइन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अच्छा एक आध कंपोनेंट का और देख लेते हैं। यहाँ पे तुम्हारा क्या लगा होता है, इस पॉइंट पे क्या लगा होता है, इंसुलेटर लगा होता है, यहाँ पे क्या लगा होता है, इंसुलेटर लगा होता है ना। ठीक है, तो अब इंसुलेटर का भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, इंसुलेटर का देखते हैं क्या सीन है। तो देखो इंसुलेटर को मेनली बांटा गया है चार पार्ट्स में, इंसुलेटर को मेनली बांटा गया है चार पार्ट्स में। ठीक है, अब वो जो इंसुलेटर होते हैं कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है पिन टाइप इंसुलेटर। ठीक, डायग्राम आपको दिख रहा है, देखा, एक क्या होता है, पिन टाइप इंसुलेटर। ठीक है, अब पिन टाइप इंसुलेटर में क्या होता है कि इस तरीके से आपका, ये तो देखा होगा, इसमें दो तीन ऐसे इस तरीके से प्लेटें लगी होती हैं, ये आपका कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, और ये कब तक यूज किया जाता है, अप टू 33 केवी। ठीक है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक की प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, सब कुछ। ठीक है, अभी तो बस जस्ट ओवरव्यू लो आप। देन आपका क्या होता है, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, सस्पेंशन देख पा रहे हो, ऑब्वियस सी बात है किसके लिए यूज करते हैं, हाई वोल्टेज के लिए, किसके लिए, हाई वोल्टेज के लिए। ठीक है, अब हाई वोल्टेज के लिए मतलब जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा नंबर ऑफ डिस्क, जितना ज्यादा वोल्टेज उतना नंबर, उतना ज्यादा डिस्क। ठीक है, अच्छा ये जो है इसको बोलते हैं आर्किंग हॉर्न, इसको बोलते हैं आर्किंग हॉर्न। क्या यूज होता है, लगाने से क्या फायदा होता है, जंपर क्या होता है, मतलब सब कुछ बात करेंगे यार। ठीक है, अभी तो बस देखते जाओ, ये हो गया सस्पेंशन। अब इसके बाद क्या होता है, साइकिल टाइप इंसुलेटर, क्या होता है, साइकिल, ये देखो बाबा आदम के जमाने के जैसा दिख रहा है, ये पहले दिखता था, अभी भी गाँव में दिखता होगा। ठीक है, क्लियर, ओके, अब यहाँ पे ये तो हो गया साइकिल, लेस देन 11 केबी, किसके लिए यूज होता है, लेस देन 11 केबी। और साइकिल का ही, साइकिल का ही अपडेटेड वर्जन है कौन सा, ये आपका क्या बोलता है, स्ट्रेन टाइप।
ठीक है। साइकिल, जैसे साइकिल को अब नहीं यूज करते, साइकिल की जगह हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रेन टाइप, ठीक है। ये भी लो वोल्टेज के लिए है, हाई वोल्टेज के लिए नहीं है, लो वोल्टेज के लिए ही है, ठीक है, लो वोल्टेज के लिए। ओके, इसके बाद यहाँ तक क्लियर है।